ये गाड़ी कब सही होगी? रात के 12 बज गए हैं। चाची, अभी वो भीगे शब्दों में इतना ही बोली थी जब अनंत राजपूत ने जोर से बोनट पर हाथ मारा। शट अप। अगर इतनी ही प्रॉब्लम होती है तो नौकरी मत किया करें। अपने घर वालों की नज़रों के सामने रहा करें। जब नौकरी करने बाहर निकलती हो तब उन्हें नहीं पता होता कि तुम घर से बाहर जा रही हो और अकेली हो। रात के 12 बज गए तो इसमें मेरी कोई गलती नहीं। मेरी तरफ से कोई लेट नहीं हुआ है। और ज़्यादा बकबक करके मेरा मूड ख़राब मत करो। कह दिया ना कि घर ड्रॉप कर दूंगा मैं। अनंत के दहाड़ने पर वो होंठ भींचे रोने लगी, क्योंकि शाम के 7 बजे से रात के 12 बज चुके थे। वो एक वीरान जगह पर फंसे हुए थे जहाँ सिग्नल भी नहीं आ रहे थे। बारिश अलग रुकने का नाम नहीं ले रही थी। उसने कलाई में बंधी घड़ी में वक्त देखा। थकान से भी बुरा हाल था। ऊपर से ये लड़की उसका दिमाग ख़राब कर चुकी थी। वो उसके दफ्तर में जॉब करती थी। काम ज़्यादा होने की वजह से ओवर टाइम कर रही थी। और तभी बारिश शुरू हो गई। अनंत राजपूत ने उसे घर छोड़ने की ऑफर कर दी, जिस पर वो अब बुरी तरह पछता रहा था। वो नहीं जानता था कि रास्ते में बारिश इतनी बढ़ जाएगी और बीच सड़क पर यूं गाड़ी बंद हो जाएगी। मेरी चाची मुझे नहीं छोड़ेंगी, मुझे जान से मार देंगी। तो ये मेरी प्रॉब्लम है? अनंत ने चिढ़कर उसकी तरफ देखा था। वो होंठ भींच कर रह गई। हम यहीं सारी रात खड़े नहीं रह सकते। अनंत ने भीगे बालों से पानी झटकते हुए कहा तो वो और परेशान दिखाई देने लगी। तो फिर हम क्या करें? मैं घर कैसे जाऊंगी? वो अब फिर से रोने लगी। कंट्रोल, प्लीज़ कंट्रोल। ये आंसू बहाने तो बंद करो। दिमाग ख़राब हो रहा है मेरा। वो एकदम गुस्से से तुनक कर बोला। वो उसे डपट कर एक तरफ बढ़ने लगा और वो वहीं खड़ी थी। अब खड़ी क्यों हो? चलो मेरे साथ। किधर? वो एकदम परेशान से उसके पीछे लपकी। इतनी काली अंधेरी रात वो अकेले यहाँ नहीं रह सकती थी। फिर फ़ोन के अलग अलग बटन दबाती हुई सिग्नल चेक कर रही थी, मगर सिग्नल लगातार गायब था। तूफानी बारिश ने सारे शहर की बिजली को बंद कर दिया था। वो एक पेड़ के घने साए के नीचे पहुंचे, तभी उनकी नज़र पेड़ के पीछे बने कॉटेज पर पड़ी। अनंत ने सुकून का सांस लिया था। कम से कम इस तूफानी बारिश में रुकने का कोई सहारा मिल गया था। वो इसे लिए सीधा वहीं कॉटेज में आया। दरवाज़ा खोलकर अंदर देखा। अंदर कोई नहीं था। छोटा सा एक रूम का कॉटेज था। कोने में सीमेंट का ही एक बेड बना हुआ था। उसे बैठने का इशारा कर दिया तो वो एक तरफ सिमट कर बैठ गई। उसका दिल तो पहले ही चाची के बारे में सोच सोच कर बैठ चुका था। मैं अभी थोड़ी देर में वापस आया, तुम यहीं बैठो। आप कहाँ जा रहे हैं? वो एकदम से घबराई। मुझे यहाँ छोड़कर तो नहीं जा रहे? परेशानी से पूछने लगी तो अनंत ने गहरी सांस ली। नहीं, जो मुसीबत खुद गले में डाली है उसे गले से उतार कर ही जाऊंगा। फिक्र मत करो, कुछ भी हो जाए तो मैं तुम्हारे घर पहुंचा दूंगा। इतनी गैरत है मुझ में कि किसी लड़की को बीच राह में, वो भी इस तूफानी मौसम में, अकेला नहीं छोड़ सकता। संजीदगी से कहता वो पलटा तो वो डर से इधर उधर देखती खुद में सिमटती जा रही थी। कुछ देर के बाद ही वो आता दिखाई दिया। बुरी तरह भीगा हुआ था। कपड़ों से पानी टपक रहा था। बालों से बहता हुआ पानी उसके चेहरे पर आ रहा था, जिसे वो बार बार अपने हाथों से साफ कर रहा था। उसके वजूद में हल्की हल्की कपकपाहट भी हो रही थी। शायद उसे ठंड लग रही थी। जाहिर सी बात है, वो तो अंदर गाड़ी में बैठी थी, लेकिन वो लगातार गाड़ी से बाहर निकलकर गाड़ी चेक करने में लगा हुआ था कि आखिर खराबी क्या थी। वो लगातार इतने घंटे से बारिश में भीग ही रहा था। वैष्णवी तो सिर्फ गाड़ी से चलकर यहाँ कॉटेज तक आई थी और इतनी देरी में ही थोड़ा सा भीग गई थी और इतने में ही उसे ठंड भी लगने लगी थी। तो जाहिर सी बात है, अनंत को ठंड लगना बनता था। उसे उस इंसान पर तरस आने लगा जो सिर्फ उसकी खातिर इतनी तकलीफ उठा रहा था। कोई रिश्ता नहीं था उसके साथ, बस इंसानियत के नाते मौसम ख़राब देखकर उसने ऑफ़र कर दिया कि चलो तुम्हारे घर ड्रॉप कर दूंगा। और अब इतनी बड़ी मुसीबत में फंस जाने के बावजूद भी उसने उसका साथ नहीं छोड़ा था। हे भगवान, जल्दी से कोई रास्ता निकाल दे। रात के 12 बज चुके हैं। चाची तो मेरे बारे में न जाने क्या क्या सोच कर बैठी होंगी। चाची का ख्याल आते ही उसकी आंखों में आंसू आने लगे, जिन्हें उसने जल्दी से साफ कर लिया। इतनी देर में वो करीब आ चुका था। हाथ में कुछ चिप्स, आधी पी हुई कोक की बोतल और एक डिब्बे में बिस्किट थे। उसने वो सारी चीज़ें उसके आगे रख दी। खा लो, उस गंभीरता से कहते हुए वो थोड़ी दूर उसके पास बने एक चबूतरे पर टिककर उकड़ूं बैठ गया। वैष्णवी ने एक नज़र उस इंसान को देखा जो पूरे ऑफिस में इस इंसान के गुस्से और सख्त मिजाजी के किस्से मशहूर थे, लेकिन आज उसे वो कहीं से भी सख्त और अकड़ू नजर नहीं आ रहा था।
उसे एहसास था कि वैष्णवी ने दोपहर लंच के बाद से कुछ नहीं खाया था और अब डिनर का टाइम निकल चुका था और रात के 12 बज चुके थे, तो यकीनन उसे भूख लगी होगी। बिना कुछ कहे उसके लिए खाने का सामान ले आया था। वैष्णवी चिप्स का पैकेट खोलकर उसमें से चिप्स खाने लगी। भूख तो लग रही थी, लेकिन भूख के ऊपर डर बुरी तरह हावी था कि अगर वो टाइम से घर नहीं पहुंची तो न जाने कौन सी कयामत उसके ऊपर टूटने वाली थी। अनंत ने गर्दन मोड़कर उस लड़की को देखा था। ऑफिस में पहले कभी उसने उस पर इतना ध्यान नहीं दिया था। हाँ, इतना तो जानता था कि वो एक मेहनती लड़की है और अपना काम टाइम पर करके देती थी, लेकिन अब जबकि इतने घंटे से उसके साथ था तो अब पहली बार उसे नज़र भरकर देख रहा था। दुबली पतली तीखे नए नक्श वाली लड़की थी। रंगत थोड़ी दबती हुई थी, लेकिन उसके नए नक्श इतने प्यारे थे कि रंगत कोई मायने नहीं रखती थी। लंबे घने काले बाल जिसे उसने एक रबड़ में कैद कर रखा था, कुछ भीगे बाल उसके चेहरे और गर्दन पर भी चिपक रहे थे। अनंत ने उसके ऊपर से नजरें हटाई थीं। आपका घर इतनी दूर वीराने से होकर आता है, क्या किसी पास की जगह नौकरी नहीं कर सकती थी? वो हैरान था कि वो लड़की एक ऐसे इलाके से आती थी जहां वो पहले कभी नहीं गया था, वरना मुमकिन ही नहीं था कि ऐसे वीराने में फंस जाए। पास में ऐसा कोई संस्थान नहीं है, उसने शांत स्वर में जवाब दिया। और आपकी चाची क्या सिंड्रेला की सौतेली माँ जैसी हैं, जिनसे इतना डर लगता है आपको? वो बहुत सख्त है। उसने बस इतना ही कहा था, फिर हल्की मुस्कान के साथ आगे बोली, अगर असली कहानी सुनाऊं तो वो कभी ख़त्म ही ना हो। अगर इतनी सख्त हैं तो आपको नौकरी की इजाज़त क्यों दी? क्या उन्हें अंदाज़ा नहीं था कि आम हालात में 1000 तरह की इमरजेंसी सिचुएशन पैदा हो सकती हैं? वो ये सब नहीं समझती, उन्हें तो बस पैसा। उसने मुश्किल से अपने लहजे को तल्ख होने से बचाया। क्या आपको नहीं लगता कि आपके साथ ज्यादती हो रही है? यकीनन हो रही है, वरना आम हालात में कोई इतना घबराया हुआ कैसे हो सकता है? आपने तो डर डर कर मेरा भी ब्लड प्रेशर हाई कर दिया था। उसकी बात पर वो बुरी तरह शर्मिंदा हुई। क्या कहती कि उसकी चाची की जुबान किसी तलवार जितनी तेज और किसी नाली जितनी गंदी है। वो बोलने पर आए तो उन्हें कोई चुप नहीं करवा सकता था। उनकी तुनक मिजाजी से पूरा मोहल्ला डरता था। कोई उनके मुंह लगना पसंद नहीं करता। आपके मम्मी पापा? माँ ने बाप से तलाक लेकर दूसरी शादी कर ली, तो बाप ने भी दूसरी शादी कर ली। दोनों अपनी नई नई जिंदगियों में खुश हैं। उसकी बात सुनकर वो बुरी तरह हैरान हुआ था। और आपको चाची के रहमो करम पर छोड़ दिया? चाची के नहीं, चाचा के। मेरे चाचा बहुत अच्छे इंसान थे। जब मम्मी पापा ने अपनी अलग अलग दुनिया बसाई तो चाचा ने मुझे अपनी गोद में छुपाया था, मेरे सर पर एक बाप बनकर हाथ रखा था। मुझे बहुत प्यार करते थे। जब तक चाचा रहे चाची भी ठीक ठाक बात कर लेती थीं, लेकिन अब तो वो भी नहीं रहे। चाचा की वसीयत है कि जब तक मेरी शादी नहीं हो जाती और मैं अपने घर बार की नहीं हो जाती, मुझे उस घर से कोई नहीं निकाल सकता। इसीलिए चाची मुझे अपने पास रखने पर मजबूर हैं। काम भी करवाती होंगी, वो बोला। फिर हाथ के इशारे से उसे सामने रखी कोक उठाने को कहा। हाँ, घर के सारे काम, नौकरी भी। और खाना नहीं देती होंगी, है ना? अनंत ने कोक का सिप लेते हुए अपनी तरफ से अंदाजा लगाया। देती हैं। वो अचानक गड़बड़ा गई, मगर ये भी सच था कि वो अक्सर बचा खुचा ही खाना खाती थी। इसके बाद दोनों के बीच एकदम खामोशी छा गई। वो घुटनों पर सिर रखकर सोने की कोशिश करने लगा और वो किसी हिरनी की तरह अपनी बड़ी बड़ी आंखें खोले पहरा देती रही। इतना तो उसे समझ आ गया था कि वो कोई घटिया या ओछा आदमी नहीं है, लेकिन फिर भी सावधानी बेहतर थी। सुबह होने से कुछ देर पहले सिग्नल वापस आ गए थे। दोनों के फ़ोन की घंटियां लगातार बज रही थीं। सुनिए सर, मेरी बात सुनिए। वो उसे पुकार रही थी, मगर वो गहरी नींद में लग रहा था। वो झिझक कर अपनी जगह से उठी और हिचकिचाते हुए उसके पास आकर खड़ी हुई। फिर झुककर उसे दोबारा आवाज़ दी, सर। वो बेसुध सा नींद में डूबा हुआ था, तो मजबूरन उसने उसके कंधे पर हाथ रखकर उसे जगाने की कोशिश की। तो वो एकदम से घबराकर सीधा हुआ और हड़बड़ाहट में उठ बैठा और वो एकदम से पीछे हट गई। क्या हुआ? मुझे लगता है सर कि फ़ोन के सिग्नल आ गए हैं, उसने लाल आंखों से उसे देखते हुए कहा। तुम्हें कैसे पता? वो अपना फ़ोन जल्दी से चेक करने लगा। सुकून की सांस लेते हुए उसने सामने खड़ी वैष्णवी को देखा था। क्या तुम सारी रात जागती रही हो? नींद नहीं आई? आप प्लीज़ किसी से संपर्क। हाँ, मैंने मैसेज कर दिया है। खैर, मैं तुम्हें मैकेनिक के पास या कैब में भी छोड़ सकता हूँ, अगर तुम चाहो तो, वो बोल रहा था। और उसने हामी में सर हिलाया तो वो ऑनलाइन कैब बुक करने लगा। वैष्णवी के चेहरे का रंग
अब धीरे धीरे उड़ता जा रहा था। टेंशन फिर से हावी हो गई थी। अनंत राजपूत उसके हाव भाव गौर से देख रहा था। फिक्र मत करो, मैं तुम्हारी चाची से बात कर लूँगा, उन्हें समझा दूंगा कि कैसे हालात पैदा हो गए थे और वो तुम्हें कुछ नहीं कहेंगी। वैष्णवी ने गहरी सांस ली। वो जानती थी उसकी चाची उसे पूरे मोहल्ले में जरूर बदनाम कर देंगी। कुछ देर में ही गाड़ी आ गई थी। अनंत और वैष्णवी तुरंत गाड़ी में बैठे थे। वो पूरे रास्ते भगवान से प्रार्थना करती रही कि उसकी चाची का दिल नरम कर दे और वो उसे कुछ न कहें। घर के पास पहुंचते ही उसके हाथ पैर जोर जोर से कांपने लगे थे। प्लीज़ रिलैक्स, इतना क्यों डर रही हो? तुम्हारी चाची इंसान ही है ना? उसकी हालत देखकर अनंत राजपूत खुद उलझन में था। मगर सच तो ये था कि कुछ देर बाद जिस औरत से वो मिलने वाला था, वैसी औरत उसने आज से पहले कभी नहीं देखी थी। गाड़ी उसकी गली में दाखिल हुई थी कि वैष्णवी ने डर भरी नज़र से उसे देखा था। वो पीला गेट है। उसने होंठ चबाते हुए एक गेट की तरफ इशारा किया तो अनंत राजपूत ने गाड़ी रुकवा दी। वो दोनों साथ नीचे उतरे थे। वो आगे आगे लड़खड़ाते कदमों से चल रही थी, जबकि अनंत पीछे अपने फ़ोन में कुछ काम करता हुआ आगे बढ़ रहा था। जैसे उसने गेट का कुंडा हटाया, सामने ही एक सांवली रंगत वाली भारी भरकम औरत बैठी दिखाई दी। अनंत राजपूत ने नमस्ते करते हुए कदम अंदर रखा ही था कि वो अपनी जगह से उठकर खड़ी हुई। किधर मुंह काला करके सारी रात गायब रही है। इसके साथ ही 2-3 गालियां भी बक दी। तभी अंदर से एक और लड़की आई जो हैरान निगाहों से अनंत राजपूत की ओर देख रही थी। आंटी, इसमें इसका कोई कसूर? अनंत ने उस औरत को कुछ समझाना चाहा। ए, तुम चुप रहो। और तू बात सुन आवारा, ये घर है, कोई बाजार नहीं। जब दिल किया उठकर चली आई और जब दिल किया अंदर आ गई। अब जिधर सारी रात इस मर्द के साथ आवारा गर्दी करती रही है ना, मुंह काला कर रही थी ना, तो जा उधर जाकर ही मर। चाची, मेरी बात तो सुने प्लीज़। आप तो जानती हैं सारी रात बारिश हुई है। क्या सड़कों का हाल नहीं जानती आप? खबरें नहीं देखती क्या आप? सारा शहर अपनी गाड़ियों के समेत सड़कों पर था। बस बस, हमें मत सिखा। और तू ले जा इसे यहाँ से, हम नहीं रखते इसे। हमारी अपनी मासूम शरीफ लड़कियाँ रहती हैं यहाँ पर। तो आपसे किसने कहा था इसे नौकरी पर रखने को? जब लड़की बाहर निकलेगी तो 100 मसले पैदा होंगे। अब बारिश हमारी मर्जी से तो नहीं हुई थी। बेवजह किसी शरीफ लड़की पर इल्ज़ाम क्यों लगा रही हैं? सुनते सुनते अनंत राजपूत का दिमाग गर्म होने लगा था और अब वो गुस्से से बोल पड़ा। अरे तो कर लो ना तुम इस मासूम और शरीफ जादी लड़की से शादी। ले जाओ इसे अपने साथ। अगर इतनी ही पवित्र है तो सारी रात मुंह काला करते रहे हो और अब आए हो इसकी सफाइयाँ देने। कुछ ही लम्हों में गेट से 2-3 और औरतें अंदर आ गई थीं। चाची प्लीज इस तरह के इल्ज़ाम मत लगाइए मुझ पर, वो बर्दाश्त की हद से गुजरकर कांपते लहजे में बोली। तो उसकी चाची जैसे इसी मौके की तलाश में थी। उस औरत की तेजी पर अनंत राजपूत का मुक्का हवा में रुक गया। जब उन्होंने उसके बाल पकड़ने की कोशिश की तो वो बेकाबू होकर आगे बढ़ा। छोड़िए, ये क्या कर रही हैं? ये कौन सा तरीका है? जानती भी हैं डोमेस्टिक वायलेंस का केस हो सकता है आप पर। वो एक झटके में वैष्णवी को उस औरत की पकड़ से पीछे खींचता हुआ बोला था, जब वो बेख्तियार उसके सीने से आ टकराई। देख रही हो कैसे आशिक की बाहों में सबके सामने झूल रही है ये बेशर्म लड़की। रात से मैं यहीं बैठी हूँ। सारा जमाना घर पहुँच गया होगा और ये मेम साहब नहीं पहुँच सकी। बारिश तो बस इसके लिए बहाना है। अनंत राजपूत का दिल चाहा आगे बढ़कर उस बदतमीज औरत का मुंह तोड़ दे, जबकि वैष्णवी तो लगातार रोती जा रही थी। अनंत राजपूत ने समझा कि इन्हें इनके हाल पर छोड़कर जाना ही बेहतर है। वैष्णवी एक तरफ होकर घुटनों के बल बैठी रो रही थी और वो वहाँ से जाने लगा। ऐसे कैसे जा रहे हो? ले जाओ इसे यहाँ से। क्यों ले जाऊँ? मेरी क्या लगती है ये भला? मैं यहाँ इन्हें बस छोड़ने आया था, वो भी इंसानियत के नाते। मुझे नहीं पता था कि यहाँ ऐसे अजीब और घटिया सोच के लोग रहते हैं। घर के बाहर भी कुछ मर्द खड़े सब कुछ देख रहे थे और सुन रहे थे। पीछे से वो वैष्णवी को गालियां देती हुई लगातार चिल्ला रही थी। अनंत राजपूत ने खामोश नज़र वैष्णवी पर डाली। उसका दिल उस लड़की पर बुरी तरह पिघल गया, मगर वो कर भी क्या सकता था। उसने गहरी सांस ली और चुपचाप वहाँ से निकल गया। सामने ही कुछ मर्द खड़े थे। वो आगे ही बढ़ने वाला था कि एक आवाज़ ने उसके कदम रोक लिए। बेटा, भले इंसान लगते हो, मुझे तो लगता है तुम्हें भगवान ने इस मासूम के लिए कोई जरिया बनाकर भेजा है। एक अधेड़ उम्र के शख्स ने उसके कंधे पर हाथ रखते हुए नरमी से कहा। बहुत तंग है ये बच्ची यहाँ पर। दिन रात काम करती है, नौकरी अलग, उसके अलावा भी डांट फटकार अलग सुनने को मिलती है। देख ही रहे होगे कितनी कमज़ोर और कितनी लाचार है। जितना तुमने अभी अपनी आंखों से देखा है ना, ये तो कुछ भी नहीं।
तुम्हारे जाने के बाद तो अभी इस पर और भी कहर टूटने वाले हैं। भगवान ने अगर तुम्हें हिम्मत दी कि तुम इसे इसके घर तक सही सलामत लेकर आओ तो इसे अपने विवाह में लेकर अपने साथ भी ले जाओ। अनंत राजपूत हैरान रह गया। उसने जल्दी से सर ना में हिलाया। नहीं अंकल, मैं पहले से शादीशुदा हूँ। ये बहाना उसे बेहतर लगा था। तो क्या हुआ बेटा, तुम मालिक हो, दौलतमंद हो, इसे इस जालिम औरत के सहारे मत छोड़ो, वरना जाने फिर ये मासूम किस हाल में पहुंचा दी जाएगी। सही कह रहे हैं शर्मा साहब, बेटा बच्ची का सहारा बन जाओ। हम रोज इस औरत की करतूतें सुनते सुनते थक चुके हैं। हमने 2-3 बार रिश्ता मांगा इस बच्ची का, मगर इस औरत ने मना कर दिया कि काम तो यही करती है, रिश्ता कैसे दे दे। मगर आज खुद कह रही है तुमसे। शायद ये भगवान की तरफ से एक मौका है। मना मत करना बेटा, शादी करके ले जाओ इसे यहाँ से। जो खिलाओगे खा लेगी, जो पहनाओगे पहन लेगी। अनंत राजपूत को अपना आप कमजोर पड़ता हुआ महसूस हो रहा था कि अब उसकी हालत को नज़रअंदाज करके सुकून से आगे बढ़ पाएगा। उसकी नेचर ही ऐसी नहीं थी। वो सोचते सोचते खुद को कटघरे में खड़ा कर चुका था। क्या फ़र्क पड़ता है, शादी करके वो उसे इस नर्क से निकाल तो सकता था ना। आगे उसके लिए कुछ अच्छा इंतजाम कर देता। जरूरी तो नहीं था कि उसे परमानेंट अपनी पत्नी बनाकर रखता। यही सोचते हुए उसने शादी के लिए अपना मन बना लिया। कुछ ही देर में वो उसी कपड़ों में उसी मोहल्ले के एक छोटे से मंदिर में मौजूद था। चाची अब कुछ नहीं कह रही थी, लेकिन चेहरे पर गुस्से की लकीरें साफ झलक रही थीं। आंखें लाल अंगारे की तरह सुलग रही थीं, जबकि उनकी बेटी नीता बेचैन और नाखुश सी दिखाई दे रही थी। कभी अपनी माँ को देखती तो कभी अनंत राजपूत को। आप करते क्या हैं, कौन है और कहाँ रहते हैं? नीता ने आखिर अपने दिल के सवाल जबान पर ले ही आई थी। दिखने में तो वो वाकई बहुत हैंडसम था। सब उसकी मौजूदगी ही एक सन्नाटा पैदा कर रही थी। अनंत राजपूत नाम है मेरा, राजपूत इंडस्ट्रीज का चेयरमैन हूँ। एक पल के लिए नीता का मुंह हैरत से खुला का खुला रह गया। उसने झट से खुद को संभाला और माँ की तरफ एक कड़वी नज़र डाली। उसकी माँ भी अब अपने हाव भाव छिपाने की कोशिश कर रही थी। वो तो समझी थी कि कोई राहगीर है, लेकिन ये तो अनंत राजपूत निकला। शादी शुरू करो जल्दी, मुझे जाना है, उसने सामने बैठे पंडित जी से कहा। तो उन्होंने सिर हिलाकर विवाह के मंत्र पढ़ना शुरू कर दिए। वैष्णवी एक पत्थर की मूर्त की तरह बैठी थी। नजरें फर्श पर टिकी थीं और गाल पर आंसुओं की परत जमकर सूख चुकी थी। मोहल्ले की कुछ औरतें वहां मौजूद थीं। अनंत राजपूत का नाम सुनते ही चाची के चेहरे के तेवर बदल गए थे। जो कल तक उसे गालियां दे रही थीं, अब वही मुस्कुराकर आसन बदल बदल कर बैठ रही थीं। अगर पहले ही पता होता कि वो इस मनहूस लड़की का बॉस है तो वो कभी ऐसी हरकत न करती। उन्होंने तो उल्टा उसे सोने की थाली परोस दी थी। थोड़ी ही देर में विवाह संपन्न हुआ था। लेट्स गो। अनंत राजपूत तुरंत उठकर खड़ा हुआ था। बैठ जाओ बेटा, कुछ खा पी कर जाना, चाची ने जल्दी से चेहरे पर ढेर सारा प्यार सजाते हुए कहा और नीता को इशारा किया। नीता नाखुश सी मुंह बनाकर अंदर चली गई। नहीं, जरूरत नहीं किसी चीज की। सामने रखा वैष्णवी का बैग उठाकर वो बाहर निकलने लगा। वैष्णवी ने एक मुरझाई हुई नज़र उस घर पर डाली, फिर सिर झुकाकर उसके पीछे पीछे चल दी। आप शादीशुदा हैं? फिर आपने ऐसा क्यों किया अपनी बीवी के साथ? जब उन्हें पता चलेगा तो उनका क्या? एक तो तुम्हें वहाँ के नरक से निकाल कर लाया हूँ और ऊपर से तो मुझे ही डांट रही हो। उसने गहरी सांस ली। अभी हुई नहीं है शादी, लेकिन हाँ होने वाली है। होने वाली है? वैष्णवी के होंठ कांपे, आंखें भर आईं। हाँ होने वाली है। उसने हाँ में गर्दन हिलाई। वैष्णवी हैरान और परेशान सी थी कि आखिर ये सब माजरा किया है। अब आगे उसकी जिंदगी क्या मोड़ लेने वाली थी। सामने ही गाड़ी में ड्राइवर बैठा उनका इंतजार कर रहा था। ये उसी का ड्राइवर था जो शायद घर से दूसरी गाड़ी लेकर आया था। बैठ जाएं। वो गाड़ी में सवार हुए और गाड़ी उस मोहल्ले से निकलने लगी। वो सारे रास्ते खामोशी से बैठी अपने हालात को खोजती रही। फिर सर उठाकर उसकी तरफ देखा जो फ़ोन पर बिजी दिखाई दे रहा था। बेपरवाही के आलम में बैठा ये इंसान कुछ देर पहले उसे शादी के मजबूत बंधन में बांधता अपने साथ ले जा रहा था। क्या वो शादी जैसे रिश्ते की पवित्रता और अहमियत को नहीं जानता था? भला ऐसे अनजान लड़की से शादी कौन करता है? क्या देख रही हो, कोई प्रॉब्लम है क्या? वो उसके खुद पर जमी नजरें महसूस करता हुआ पूछ रहा था। नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब उसे क्या बताती कि उसके दिल में ढेर सारे सवाल उमड़ रहे थे, लेकिन पूछने की हिम्मत नहीं थी। थोड़ी ही देर के बाद एक बड़ा सा गेट खोला गया तो गाड़ी अंदर दाखिल हुई। चौड़े से रास्ते पर चलती हुई कार लॉन पार करती जैसे ही पोर्च में रुकी
तो वो उतर गया और उसे भी उतरने का इशारा किया। फिर उसे अपने साथ लिए अंदर आया, जहाँ सामने हॉल में काफ़ी लोग मौजूद थे। उसके हाथ पैर इतने लोगों की मौजूदगी में कांपने लगे। हेलो, मैं रिया हूँ, अनंत भाई की छोटी बहन। एक लड़की आगे बढ़कर उसे हाथ मिलाने लगी। उसने हिचकिचाते हुए हाथ आगे बढ़ाया। तभी एक और अधेड़ उम्र औरत आगे आई थी, और मैं, इस निकम्मे और नालायक की बुआ रजनी। प्लीज़ बुआ, वो बुआ को घूरते हुए बोला। हाँ तो निकम्मा ना बोलूँ तो क्या बोलूँ? ये क्या तरीका होता है भला अपनी शादी? शादी नहीं बुआ जी, सिर्फ एक ज़बरदस्ती। वो बौखलाहट भरे अंदाज में सफाई दे रहा था। तो क्या फ़र्क पड़ता है इससे? उसी पर रिया ने अनंत के पेट पर धमूका रखा तो उसकी हंसी छूटी, मगर फौरन खुद पर काबू पाया। नाम क्या है तुम्हारा? एक और अधेड़ उम्र औरत सामने आई, जिसका चेहरा गोल और आंखें बड़ी बड़ी थीं। मैं आरती, अनंत की छोटी चाची हूँ। मुस्कुराते हुए वो औरत कह रही थी। वो एकटक उसे देखे गई। चाची? चाची ऐसी भी होती हैं, इतना प्यार से बोलने वाली। और मैं अनंत का छोटा भाई राहुल। भाई ने ग्रुप में मैसेज कर दिया था कि वो 2 घंटे में किसी से शादी करके उसे घर ला रहे हैं, और हमें तो लगा कि भाई प्रैंक कर रहे हैं। निशा नाम की लड़की राहुल की तरफ देखती कह रही थी। वो उन सबको देख रही थी, जो बिल्कुल बेपरवाह सा लग रहा था। अनंत तो कह रहा था कि उसकी शादी होने वाली है, ये तो ऐसे रिएक्ट कर रहा है जैसे कुछ हुआ ही ना हो। वो सब परेशान होने लगे, जबकि अनंत अपने दादा के साथ मंजर से गायब था, और वो सब लोगों के बीच घिरी बैठी थी। तो क्या करती थी तुम? मैं अनंत सर के ऑफिस में होती हूँ। तो फिर मुंजा को तो जानती होगी ना तुम, अनंत की मंगेतर? निशा ने राजदारी से कहा तो बुआ जी थोड़ा करीब आई। एकदम वैष्णवी के दिमाग में धमाका सा हुआ। वो लड़की मुंजा, एकदम स्टाइलिश और मॉडर्न लड़की, जो ऑफिस की एचआर मैनेजर थी, कितनी सख्त और गुस्से वाली है। वो मेरा क्या हाल करेगी? मुझे तो लगता है तुम्हें भगवान ने हमारी ज़िंदगी में खुशियों का रास्ता बनाकर भेज दिया। जानती भी हो, वो मुंजा भाई के पैसे पर मरती है, और भाई उस पर। निशा ने मुंह बनाकर कहा। अच्छा, वो सिर्फ इतना ही कह सकी। जब वो किसी और को पसंद करता था तो उससे शादी क्यों की? सवाल फिर उसके दिमाग में गूंजने लगे। बात सुनो, कुछ खाओगी? भूख लगी है क्या? निशा ने उसे कोहनी मारते हुए अपने साथ खड़ा किया। बुआ जी भी उसके साथ चली आईं। वो उसे लिए एक कमरे में चले आए। कुछ खा लो, फिर रेस्ट कर लेना, निशा बोली तो वो हाँ में गर्दन हिलाने लगी। अब जो हुआ जैसे भी हुआ, लेकिन कुछ अच्छा ही हुआ होगा, जो अभी तक हम नहीं जानते। लेकिन तुम एक बहुत अच्छी लड़की लग रही हो, इसलिए तुमसे ऐसी बातें कर रहे हैं, बुरा मत मानना। उसका कंधा थपथपाकर वो वहां से चली गई। कुछ देर के बाद नौकरानी खाना ले आई, जिसे देखकर उसकी भूख चमक उठी थी। उसने कल से ढंग से एक निवाला भी गले के नीचे नहीं उतारा था। मैं तुम्हारी नियत को जानता हूँ अनंत राजपूत, लेकिन तुमने उस मासूम को बचाने के लिए जो ये जल्दबाजी में फैसला लिया है ना, क्या तुम्हें नहीं लगता, क्या तुम इंसाफ कर पाओगे? और मैं तुम्हें ये इजाज़त बिल्कुल नहीं दूंगा कि तुम फिर मुंजा के दबाव में आकर उसे छोड़ने की कोशिश करो। वो गंभीर स्वर में बोले। शक्ल सूरत सादगी में भी प्यारी है, थोड़ी कमज़ोर है, लेकिन अच्छा खाएगी, अच्छा पहनेगी तो और निखर जाएगी। विवाह मजबूरी में ही हुआ हो, मगर अब निभाना पड़ेगा। दादाजी, मैंने ये सब नहीं सोचा था। ये शादी मैंने सिर्फ उस लड़की को बचाने की खातिर की है, जिंदगी भर साथ निभाने के लिए नहीं। मैं उसका कोई और इंतजाम कर दूंगा। मुंजा के साथ ज्यादती नहीं करूंगा। मैं तो बस उसे सहारा देना चाहता था, ताकि वो अपने पैरों पर खड़ी हो सके। नहीं अनंत, ऐसा सहारा किस काम का जो सारी जिंदगी के लिए निशान छोड़ जाए? अगर सहारा देना ही था तो विवाह क्यों किया? वो लड़की अभी छोटी है, ऐसे कैसे अपने पैरों पर खड़ी होगी? तुम कहो तो मैं खुद बात करता हूँ मुंजा और उसके घर वालों से। दादाजी की बात पर वो एकदम से परेशान दिखाई दिया। तुम हमेशा यही करते हो अनंत, जल्दबाजी, भावनात्मक फैसले, और बाद में फिर सिर पकड़कर बैठ जाते हो। लेकिन ये उस लड़की के साथ नाइंसाफ़ी होगी, वो ठंडे लहजे में बोले। अनंत को अपना आप किसी शिकंजे में फंसता शिकार जैसा महसूस हुआ, और तभी उसका फ़ोन बज उठा। उसने स्क्रीन पर देखा तो उसके चेहरे के भाव बदल गए। मैं आपसे बाद में बात करता हूँ दादाजी। वो उठकर बाहर निकलने लगा। हाँ मुंजा बोलो, वो कहते हुए कमरे से बाहर आया था। कैसी हो? बिल्कुल ठीक, तुम कैसे हो? ठीक हूँ। अजय से मुलाकात हुई थी मेरी। वो जैन की कस्टडी मुझे देना नहीं चाहता। उसे शक हो गया है कि मैं और तुम शादी करने वाले हैं। इसीलिए मैं चाहती हूँ कि हम ये शादी तब तक टाल दें जब तक जैन की कस्टडी पूरी तरह मेरे हाथ में ना आ जाए। समझ रहे हो ना? बिल्कुल समझ रहा हूँ, लेकिन कब तक शादी को रोक सकते हैं हम? और मैंने तुमसे कहा था कि मेरी गैर मौजूदगी में तुम अजय से नहीं मिलोगी।
उसका लहजा नाराज हुआ था। कम ऑन, तुम्हारा फ़ोन बंद था यार। वो रात को घर आया था। क्या घर आया था? तुम्हारे अपार्टमेंट में? उसका माथा ठनका। हाँ, कह रहा था कि कानूनी तौर पर वो अपार्टमेंट उसका है, तो यकीनन तुम्हारे करीब आया होगा ना। पूरी रात रुका था क्या? अनंत के रग रग में बिजली सी दौड़ने लगी थी। कम ऑन अनंत, तुम पागल हो गए हो। नफरत करती हूँ मैं अजय से। ऐसे कैसे मैं उसे अपने करीब आने देती? तो तुम छोड़ क्यों नहीं देती वो घर? मैंने तुम्हें पहले ही कहा था कि या तो घर वालों के साथ रहो या मेरे वाले फ्लैट में शिफ्ट हो जाओ। उसका लहजा सख्त हो गया था। घर वालों के साथ नहीं रह सकती, जैन की मेंटल हेल्थ का मामला है। खैर, जैसे मेरी बात हो गई है, अब वो मुझे तंग नहीं करेगा, क्योंकि मैंने उसे यकीन दिला दिया है कि मेरा तुमसे कोई रिश्ता नहीं। इस बात का मतलब क्या है? मैं कोई गुनाह नहीं कर रहा, और ना ही तुम शादी के दौरान मुझसे रिश्ते में थी। तलाक के बाद तुम किससे मिलती हो, किससे शादी करती हो, ये उसका मसला तो नहीं है ना। तुम ठीक कह रहे हो जान, मगर समझो ना, तुम ही तो हो जो मुझे बेहतर समझते हो। वो मेरे बच्चे का बाप है, और मुझे जैन के लिए कुछ कड़वे घूंट भरने पड़ेंगे, तो सावधानी बेहतर है यार। वो धीमे और समझाने वाले अंदाज में बोली। उसकी तनी हुई नसें ढीली पड़ने लगी थीं। वो बात करता हुआ आगे बढ़ रहा था जब उसने देखा वैष्णवी उसके कमरे से बाहर निकल रही थी। उसने आखिरी जुमले कहकर फ़ोन बंद कर दिया और वैष्णवी की तरफ मुड़ा। आपको इस कमरे में किसने भेजा? आपकी बहनों ने, उसने धीमे स्वर में जवाब दिया। ये मेरा रूम है, उसने उसकी आंखों में देखते हुए कहा। तो वो झिझकते हुए बोली, जी, मैं आपकी बीवी हूँ, तो यही सोचकर शायद उन्होंने मुझे यहाँ छोड़ दिया। मुझे पता नहीं था कि आपका कमरा है। आप बता दीजिए कि मुझे कहाँ रहना है, उसने बेहद धीरे और कोमल आवाज में कहा। आपका सामान कहाँ है? वो भी यहीं है। वो गहरी सांस लेकर कुछ सोचने लगा। दादाजी की बात याद आते ही उसने होंठ काटे। यकीनन वो इस बात पर भी ऐतराज करेंगे कि उसने लड़की को अपने कमरे में क्यों नहीं रखा। ओह शिट, ये मैंने क्या कर दिया? हमेशा जल्दबाजी में मैं काम खराब करता हूँ। दादाजी सही कहते हैं। अब मैं इस लड़की को खुद के पल्ले बांध तो चुका हूँ, लेकिन अब इसका क्या करूँ समझ नहीं आ रहा। वो मन ही मन बोल रहा था और वो चुपचाप उसकी तरफ देख रही थी। यहीं ठहर सकती हो, लेकिन मेरे कमरे में कैसे रहना है ये मैं डिसाइड करूँगा। अभी फ़िलहाल अंदर जाओ, कहकर वो आगे की ओर बढ़ गया और वो उलझन में वहीं खड़ी रह गई। फिर धीरे धीरे अंदर आई और कमरे को निहारते हुए बिस्तर पर बैठ गई। कितना सुकून और कितनी खामोशी थी यहाँ पर। कोई नहीं था जो हर पल आकर डांटे या बात बात पर ताने दे। सोचों में गुम वो वहीं लेट गई और थोड़ी ही देर बाद नींद की गहरी आगोश में चली गई। सारी रात न सोने के कारण वह शाम को सोई, तो फिर रात भर उसकी आंख न खुली। अनंत रात देर से घर आया तो उसे यूं अपने बिस्तर पर औंधे मुंह गहरी नींद में देखा तो ठिठक गया। कमरे में ठहरने की इजाज़त दी थी। मेम साहब तो बेड पर ही कब्जा जमा कर सोई पड़ी हैं। वो धीरे से बड़बड़ाया और फिर उसके पास बेड पर ही लेट गया। बेड बड़ा था और वो इतनी मोटी भी नहीं थी कि उसके लिए जगह न बचती। वो फ़ोन पर मुंजा से बात कर रहा था जब अचानक वैष्णवी के करवट बदलने और अंगड़ाई लेने की हल्की सी आवाज़ आई थी। अनंत झटके से घबरा गया। कौन है अनंत? दूसरी तरफ से मुंजा ने पूछा। कोई नहीं, तुम्हारा बहम है। अनंत बगल में फिर से बेहोश हो चुकी वैष्णवी को देखते हुए बोला। अच्छा, मुझे लगा कोई है तुम्हारे साथ। और अनंत ने होंठ भींच लिए। कुछ देर के बाद उसने फ़ोन रख दिया और सीधा लेट गया, तो वैष्णवी अचानक अपनी बड़ी बड़ी आंखों से उसे देखने लगी। सो रही थी शायद आप तो, वो भी गहरी नींद में। उसके अचानक आंखें खोल देने पर वो हैरान हुआ था, जबकि वैष्णवी के चेहरे पर अफसोस के भाव थे। कितनी आसानी से आप उन्हें बेवकूफ़ बना रहे हैं, वो हैरानी और बेचैनी से बोली। तो क्या करूं? मैंने जानबूझकर तुम्हें यहाँ लाकर नहीं रखा। अनंत का लहजा कड़वा हुआ था। तो आप उन्हें बता दीजिए जो भी स्थिति है। अगर वो कहें कि मुझे छोड़ दो तो मुझे छोड़ देना, और अगर मान जाए तो मैं ऐसे ही रह लूँगी। आपकी और उनके बीच कोई रुकावट या परेशानी नहीं बनूंगी, वो धीरे से बोली। और अनंत उसे देखता रह गया। एक ऐसे इंसान के साथ रह लोगी जिसकी ज़िंदगी में कोई और है, और इस पर भी राजी हो कि कोई रुकावट नहीं बनोगी? जी हाँ, क्योंकि आपने मुश्किल वक्त में मुझे सहारा देकर मुझ पर एहसान किया है। अब मुझे भी चाहिए कि मैं आपकी ज़िंदगी में और परेशानी ना लाऊं। और अगर उसने कहा कि छोड़ दो फिर, तो क्या करोगी? आप मुझे नौकरी से तो नहीं निकालेंगे ना? बस मुझे कहीं किराए का घर दिलवा दीजिए। अकेली रह लोगी? डर नहीं लगेगा? अनंत उसकी सादगी पर हैरान हुआ। डर तो लगेगा शुरू में, मगर जब वो सिर पर पड़ती है तो आदत हो जाती है। वो बड़ी मासूमियत से बोली। फिलहाल तुम यहीं रहो,
आगे की बाद में देखी जाएगी, कोई ना कोई हल निकल आएगा। वो कहकर करवट बदल गया। कुछ देर के बाद वैष्णवी भी फिर से सो गई। अगली सुबह वो ऑफिस जाने के लिए तैयार हो रही थी। जब अनंत की आंख खुली, उसे बैग लेती देख वो बुरी तरह चौंक गया। इतनी सुबह सुबह ओह, ऑफिस जा रही हो? वो जम्हाई लेते हुए उठा। थोड़ा रुक जाओ, साथ में चलते हैं। नहीं, आपके लिए कहीं कोई प्रॉब्लम ना हो जाए, इसलिए मुझे खुद ही जाना चाहिए। मुंजा मैडम, वो लीव पर है। लेकिन एक मिनट, तुम्हें कैसे पता कि मेरी शादी मुंजा से हो रही है? वो हैरान हुआ। घर में बात हो रही थी तो सुन लिया था, वो धीमे से कहती बाहर निकल गई। अनंत गहरी सांस लेकर वॉशरूम की तरफ बढ़ गया। ऑफिस में वैष्णवी ज्यादातर अपनी डेस्क पर ही रहती थी। किसी ने उसे इधर उधर घूमते नहीं देखा था। ऑफिस से लौटते समय अनंत पहले निकलने लगा था। जब वो उसके डेस्क के पास से गुजरा तो वैष्णवी ने नजर उठाकर उसे देखा। उसे लगा शायद सुबह की तरह वो उसे साथ चलने के लिए कहेगा, लेकिन वो कुछ कहे बिना वहां से चला गया और वैष्णवी को हल्की सी निराशा हुई। फिर सिर झटककर अपना सामान समेटने लगी। जब वो बाहर आई तो उसने उसे पार्किंग में खड़ा देखा। वो आगे बढ़ी। सर, आप गए नहीं अभी तक? उसकी आवाज़ पर अनंत ने नाखुशी से उसे देखा। मैं यहाँ तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ। क्यों? वो उससे खफा अंदाज पर घबरा गई। क्योंकि मेरा दिमाग खराब है, भलाई का कीड़ा काट गया है मुझे। अब चलोगी या नहीं? वो चिढ़कर बोला। मुझे लगा आपने ऑफिस से निकलते वक्त कुछ कहा नहीं तो। वो जल्दी से सफाई देने लगी। अच्छा ठीक है, ओके चलो अब, वो गंभीर होकर बोला और कार में जाकर बैठ गया। मेरे दादाजी को ये बात पसंद नहीं आई कि मैंने तुमसे शादी ये सोचकर की है कि ये एक अस्थायी मदद होगी। वो पुराने विचारों के हैं। उन्हें लगता है तलाकशुदा औरत की ज़िंदगी आज भी आसान नहीं होती। मैं भी यही सोचती हूँ। इसमें कुछ गलत नहीं कि तलाक के बाद औरत की ज़िंदगी मुश्किल होती है, ख़ासकर हम जैसी औरतों की। तुम जैसी से क्या मतलब? अनंत चौंका। जिनका कोई नहीं होता, जिन्हें जमाने की ठंडी गर्मी का पता नहीं। वो गहरी सांस लेकर बोली। मैं खुद भी नहीं चाहती थी कि आप शादी के लिए राजी हों। ऐसा अस्थायी सहारा मेरे लिए पूरी ज़िंदगी का नुकसान साबित होगा। वाह, तो तुम क्या चाहती हो? कि मैं पूरी ज़िंदगी तुम्हें अपनी अनचाही बीवी बनाकर घर में रख लूं? अनंत उसकी बात पर नाराज हो गया। एक तो मदद की और ऊपर से इल्ज़ाम कि मैंने गलत किया तुम्हारे साथ। उसकी कड़वी बात पर वैष्णवी का चेहरा उतर गया। मैं ये नहीं कह रही कि ज़िंदगी भर बीवी बनाकर रखिए, बस मैंने तो यूं ही एक बात कही थी। वो धीमे स्वर में बोली और खिड़की के बाहर देखने लगी। अनंत कुछ और कहना चाहता था, लेकिन उसने कोई दिलचस्पी नहीं दिखाई, ना ही उसकी ओर दोबारा देखा। यहाँ तक कि घर पहुँच गए। घर पर सब लोग डाइनिंग टेबल पर बैठे उनका ही इंतजार कर रहे थे। सामने वाली कुर्सी और उसके बगल वाली कुर्सी उनके लिए खाली छोड़ दी गई थी। ये भी कोई तरीका हुआ बहू? अगली सुबह उठकर दफ्तर पहुंच जाना। छोटी चाची शिकायत कर रही थी। जब से तुम्हारे डैड आए हैं इस बात पर हैरान है कि सब कुछ अचानक कैसे हुआ। डैड कब आए जर्मनी से? बिजनेस ट्रिप तो 6 हफ्तों का था ना। कहीं आपने तो नहीं बताया उन्हें इस हालात के बारे में? उफ, अनंत ने सिर पकड़ लिया तो वैष्णवी अनजाने में उसे देखने लगी। छोड़ो इसे, तुम खाना खाओ। यहाँ वैसे भी ये मामले चलते ही रहते हैं, रजनी बुआ ने मुंह बनाकर कहा। मामला तो चलेगा ना। पहले एक बच्चे की माँ से प्यार हो गया, फिर अचानक नई हीरोइन की एंट्री। राहुल हंसते हुए बोला तो रिया ने भी उसे गुस्से से घूरा। वैष्णवी ने ध्यान खाने पर लगाने की कोशिश की मगर नाकाम रही। दिल और दिमाग बोझिल होने लगे थे। वो मुश्किल से थोड़ा बहुत खा पाई। कुछ ही पलों के बाद एक अधेड़ उम्र के व्यक्ति वहां पर आए, जिसे देखकर वैष्णवी ने फौरन समझ लिया कि वो अनंत राजपूत के पिता हैं। वो फौरन खड़ी हो गई और झुककर आशीर्वाद लिया। वैष्णवी को आशीर्वाद देते हुए उन्होंने अनंत की ओर देखा। कैसे हैं हमारे हवा के घुड़सवार? वो मुस्कुराते हुए बोले। मगर अनंत ने बस होंठ मींच लिए। ठीक हूँ डैड, आप कैसे हैं? तुम ही बताओ कैसे हो सकते हैं जब इकलौते बेटे की शादी की खुशियों में भी शामिल ना हो पाए। कोई बात नहीं डैड, रिसेप्शन में सारी कमियां पूरी कर लेना। दादाजी हंस दिए। अनंत ने दादा को घूरा जबकि वैष्णवी ने हैरानी से दादाजी को देखा। यूं ही हल्की फुल्की बातों में खाना खा लिया गया। बहू, अगर थकान न हो तो चाय बना सकती हो? बना देती हूँ, वो जल्दी से बोली और उठी। मैं बना लेती हूँ पापा जी, अभी वो नई नवेली दुल्हन है, आप उसी से काम करवाने लगे? छोटी चची ने कहा तो वैष्णवी ने गर्दन हिलाई। नहीं आंटी, मैं बना लूँगी। आंटी? चाची कहो वैष्णवी। वो नरमी से मुस्कुराई तो वैष्णवी भी मुस्कुरा दी और सिर हाँ में हिला दिया। उसे तो बिल्कुल भी यकीन नहीं हो रहा था कि अनंत के घर वाले इतने अच्छे हैं।
जबकि अनंत अपने घर वालों का उसके लिए ये व्यवहार देखकर उलझन में था। उसे पहले से पता था कि मुंजा को यहाँ कोई खास पसंद नहीं करता था, मगर जितनी नरमी और प्यार से वैष्णवी के साथ पेश आया जा रहा था, उसने गहरी सांस ली थी। वो सबके लिए चाय बनाकर लाई तो सब अपने अपने कप लेकर बैठ गए। वो भी अपना कप लेकर निशा के पास बैठ गई। अनंत अपने पिता और अपने दादा के साथ किसी खास मुद्दे पर बात कर रहे थे, जबकि इस तरफ औरतें किसी शादी के बारे में चर्चा कर रही थीं। इस घर का माहौल आम अमीर घरानों से बिल्कुल अलग था। न घमंड न अकड़, बस हंसता मुस्कुराता घर था, जैसे यहाँ कभी किसी गम ने दस्तक ही न दी हो। वैष्णवी को उन सब पर रश्क आया। तुम बताओ वैष्णवी, क्या पहनोगी? मैं? कहाँ के लिए? मतलब किसकी शादी? क्या मतलब किसकी शादी? तुम कब से यहाँ बैठी हो, पता नहीं चला कि क्या बातें हो रही हैं? रिया ने उसे डांटते हुए कहा। नहीं, मैं कुछ। अच्छा छोड़ो, मेरे मामा के बेटे की शादी है अगले से अगले हफ्ते। हम उसी की बात कर रहे हैं। वैसे सुना है अगले महीने अनंत भाई और तुम्हारा भी रिसेप्शन होगा, उसने धीरे से कहा। तो वैष्णवी जैसे करंट खाकर सीधी हो गई। क्या? वो हैरान हुई। ये बात किसी को पता नहीं, मैंने तो यूं ही सुन ली थी। फिलहाल अनजान रहो इस बात से। अनंत भाई से भी जिक्र मत करना, क्योंकि उन्हें भी इस बारे में पता नहीं। और वो सिर्फ सिर हिलाकर रह गई। फिर मुंजा का क्या? सोचते हुए उसने अपने हाथों को देखा। अगले कुछ दिनों में वो इस घर और यहाँ के लोगों की इतनी आदी हो गई थी जैसे बरसों से यहीं रह रही हो। सब लोग शॉपिंग पर गए तो उसे भी साथ ले गए। खूब खरीदारी करी, हंसी मजाक, खूब अच्छा अच्छा खाना खाया। जिंदगी का असली मजा उसने पहली बार महसूस किया था। जिंदगी में पहली बार उसकी दो दोस्त भी बनी थी, रिया और निशा। राहुल किसी भाई की तरह उसके लिए मेहरबान था। हाँ, अनंत से उसका रिश्ता दोस्ती जैसा भी नहीं था, बस जैसे कोई रूममेट हो। उस दिन वो अनंत की कजन की मेहंदी के लिए तैयार हो रही थी। तुम सारे फंक्शन अटेंड करोगी? अनंत ने पूछा तो वो उसकी ओर पलटी। नहीं, बस आज जा रही हूँ, कल नहीं जाऊंगी। रिया नहीं मान रही, इसलिए जा रही हूँ, उसने सफाई दी। तो वो कुछ नहीं बोला। हल्के गुलाबी रंग की लंबी कुर्ती और खुले पांचों वाला शरारा पहने, खुले बालों में हल्का फुल्का मेकअप लिए वो बहुत प्यारी लग रही थी। उसके चेहरे पर अब हड्डियां नहीं उभरी थी, ना वो पहले जैसी कमजोर दिख रही थी। पहले जो रंगत थोड़ी दबती हुई थी, अब खुलने लगी थी। उसके चेहरे पर आई हल्की सी तब्दीली उसकी आंखों और नक्श की खूबसूरती को और भी बढ़ा रही थी। अनंत ने उस पर एक नज़र डाली और फ़ोन उठाकर बाहर निकल गया कि तभी उसके फ़ोन पर एक मैसेज आया। वैष्णवी कौन है अनंत? और अनंत एक पल को ठिठक गया, फिर गहरी सांस ली। हम इस बारे में मिलकर बात करते हैं। वो जानता था कि अब छिपाने का कोई फायदा नहीं। ठीक 1 घंटे के बाद वो उसके सामने बैठा था। साफ रंग और तीखे नक्श वाली मुंजा, लंबी हाइट और बेहद खूबसूरत लड़की थी। उम्र में अनंत जितनी ही, लगभग 29-30 साल की। 22 साल की उम्र में शादी की और 27 साल की उम्र में माँ बन गई। अजय उसकी अपनी पसंद था, मगर ये प्यार ज़्यादा देर टिक न सका। रिश्ता बिगड़ गया और 7 साल बाद उसने अलग होना बेहतर समझा था। अजय से तलाक के बाद भी उसका रिश्ता उससे पूरी तरह टूटा नहीं था। कभी अपने बेटे जैन के लिए तो कभी किसी और बहाने से वो मुंजा के पास आता रहता था। और अनंत को मुंजा और अजय का मिलना खटकता था। वो मुंजा से नाराज होता, जब तुमने अजय से तलाक ले ली है तो तुमसे मिलने क्यों आता है? तो मुंजा उसे किसी न किसी तरह कन्विंस कर लेती और वो भी उसकी बातों में आ जाता था। तो तुमने भी मेरे साथ, मेरे जज्बातों के साथ खेलना शुरू कर दिया। वो कड़वाहट से बोली। मुझे तुमसे मोहब्बत है मुंजा। तुम मुझे पसंद करते हो, मुझसे शादी करना चाहते हो। क्या यही सबूत है तुम्हारे प्यार का? वो सिर्फ एक मजबूरी थी मुंजा। अनंत ने उसे समझाने की कोशिश की, लेकिन मुंजा को कुछ समझ नहीं आ रहा था। उसने अपने आंसू साफ किए, लेकिन अनंत उस सिचुएशन से निकलने के लिए शादी ही क्यों करना पड़ी? उस वक्त कोई और रास्ता नहीं था मुंजा। झूठ मत बोलो, मैं सच कह रहा हूँ यार। तुम अच्छी तरह जानती हो कि मैं हर मामले में एक सच्चा इंसान हूँ। वो अब भी हमारे बीच नहीं है और ना कभी आ सकती है। मेरे लिए तुम ही मेरी पसंद हो, मेरा चुनाव हो। अगर ऐसा है तो फिर तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? वक्त नहीं था, और मैं खुद भी अभी इसी मामले में उलझा हुआ हूँ। क्या मतलब? कैसे उलझन? अगर मामला ख़त्म हो गया है तो तलाक दो उसे और ख़त्म कर इस मामले को पूरी तरह। ये सब इतना आसान नहीं है मुंजा, और मैं कह रहा हूँ वो अब हमारे बीच नहीं है। हम शादी करेंगे और हम साथ रहेंगे। उसे तलाक देकर मैं उसके लिए एक फ्लैट खरीद कर दे दूँगा, वो उसमें शिफ्ट हो जाएगी। वैसे भी ये बात उसने खुद कही है। उसे मुझ में कोई दिलचस्पी नहीं है जो वो मेरे साथ रहने के लिए जिद करेगी। हाँ, घर वाले उसके काफ़ी
गुणगान करते हैं। तो अगर घर वालों से अपनी बेटी बनाकर रखना चाहते हैं तो शौक से रखें, उसकी शादी भी करें, आई डोंट केयर, लेकिन मैं उसे अपनी ज़िंदगी से अलग कर दूंगा। ज़रूर तुम्हारे घर वालों ने तुम्हें इस मामले में दबाव में रखा है। वो चाहते हैं कि घर की बहू है और घर में ही रहे, उनकी सेवा करे और परिवार के लिए खुद को मिटा दे। मेरे घर में नौकर हैं, कोई किसी की सेवा नहीं करता, अनंत ने गंभीर लहजे में कहा। लेकिन माहौल तो तुम भी जानते हो ना, वहाँ कोई प्राइवेसी नहीं, इतना बड़ा परिवार है तुम्हारा। ये तो भगवान की कृपा है हमारे परिवार पर कि सब लोग इतना प्यार से रहते हैं, तो इसमें तुम्हें क्या दिक्कत है? क्या तुम उनका पेट पाल रही हो? देखो मुंजा, मैंने तुम्हें 100 बार समझाया है, मेरी फैमिली के बारे में कुछ गलत मत कहा करो। तुम्हें उनके साथ नहीं रहना मत रहो, कोई ज़बरदस्ती नहीं कर रहा तुम्हारे साथ, लेकिन तुम्हें इस बात का बिल्कुल भी हक नहीं कि मेरे सामने उन्हें नीचा दिखाओ। वो कड़वाहट से बोला। मैं कुछ गलत नहीं कह रही अनंत। ठीक है, तुम सही हो, मैं ही गलत हूँ, उसने ठंडे लहजे में कहा और वहाँ से उठ गया। ठीक है जाओ, वो भी नाराजगी से बोली और कमरे में चली गई तो अनंत वहाँ से निकलता चला गया। आज अनंत की कजन की बारात थी, वो घर पर ही था, बिस्तर से टिककर बैठा उसे तैयार होते देख रहा था। वो उसकी मौजूदगी से बिल्कुल बेपरवाह सी लग रही थी। अनंत को वो हफ्ता याद आया जब उसने कहा था कि कमरे में रहते हुए ज़्यादा बातें ना किया करे, और अब जब वो पूरी तरह खामोश थी तो उसे बहुत अजीब लग रहा था उसका खामोश रहना। कमरे में एक अजीब सी चुप्पी थी, मगर खुद उसने कहा था इसलिए अब कुछ कह भी नहीं सकता था। काले रंग की साड़ी पहने वो बालों में ब्रश कर रही थी, फिर धीरे से ब्रश रख दिया ताकि कोई आवाज़ पैदा ना हो। अनंत उसकी हर हरकत गौर से देख रहा था। अब वो मेकअप करने लगी, ध्यान से, बेहद सलीके से। अनंत की नज़रें खुद पर महसूस करते हुए उसके हाथ कांपे थे। बड़ी मुश्किल से खुद को संभालते हुए उसने अपना पर्स उठाया, मगर नज़रें अनंत से टकरा गईं तो दिल एकदम से बेकरार हो गया। अनंत उसकी सजी सबरी शक्ल देखता रह गया। लाल गहरी लिपस्टिक उसके चेहरे पर और भी निखर रही थी। वो बाल संवारती बाहर निकल आई। हाय भाभी, कितनी हसीन लग रही हो, भाई ने तारीफ की क्या? रिया ने उसे छेड़ा तो उसने बस घूर कर उसे देखा। क्यों नहीं करेंगे तुम्हारी तारीफ, हक की बीबी हो, ऊपर से इतनी प्यारी, मासूम और अच्छी। वो उसका गाल खींचते हुए बोली। सिर्फ तुम्हारे कहने के अनुसार। वैष्णवी हंसते हुए उसके साथ चली गई। अनंत कमरे में ही लेटा रहा। उसकी मंजा से अब तक बात नहीं हुई थी, दोनों ही नाराज थे। वो यूं ही फ़ोन देख रहा था कि एक वीडियो आई उसके नंबर पर। नंबर अनजान था। उसने वीडियो खोली तो चेहरा सफ़ेद पड़ गया और अगले ही पल गुस्से से लाल हो गया। आंखों में खून उतर आया, क्योंकि वीडियो में कोई और नहीं, मुंजा थी, और वो भी अजय के साथ, बेहद नज़दीकी पलों में, पूरे होशो हवास में, उसकी बाहों में मदहोश हो रही थी। अजय उसको अपने होठों से छू रहा था तो वो अजय को अपने होठों से छू रही थी। वो हर पल, हर एंगल ध्यान से देख रहा था, असलियत की पुष्टि कर रहा था, और अंदर ही अंदर उसका खून खौल रहा था। जिस नंबर से वीडियो आई थी उसी पर अनंत ने तुरंत कॉल बैक की। कौन हो तुम? कॉल पिक होते ही अनंत दहाड़ा। अजय बोल रहा हूँ, यकीनन वीडियो तुम्हें मिल गई है। दोस्त, मैं बस इतना बताना चाहता हूँ कि वो अब भी मुझसे प्यार करती है। तुम सिर्फ एक विकल्प हो उसके लिए। जब भी मैं बुलाऊंगा वो फिर से मेरी बाहों में आने को तैयार होगी, बल्कि हो जाती है। वीडियो नहीं देखी? उस रात जब मैं मिलने आया तो मेरे जरा से छुअन पर पिघलती हुई मेरी बाहों में आ गई थी। मकसद क्या है तुम्हारा? दूर रहो उससे। अनंत गुस्से से चिल्लाया। गुस्से के मारे उसका दिमाग जल रहा था। पता नहीं उसे गुस्सा किस बात पर आ रहा था, कि वो अजय के साथ अभी भी रिलेशन में थी, या इस बात पर कि वो मुंजा जैसी औरत के इश्क में कैसे गिरफ्तार हो गया था। अजय ठंडे लहजे में बोला, वो मेरे बेटे की माँ है और मैं नहीं चाहता कि मेरा बेटा इस उम्र में सौतेले बाप के साए में पले। इंतजार कर सकते हो, अगर तुम्हें उसके किरदार से दिक्कत नहीं तो इंतजार करो। मेरी दूसरी बीबी जैन से मोहब्बत नहीं कर पाएगी, लेकिन मैं अपनी बीबी से प्यार करता हूँ। मगर मैं नहीं चाहता कि फ़िलहाल मुंजा तुमसे शादी करे, और अब तक इस शादी को रोक कर रखने वाला मैं ही हूँ। और उसे लगता है कि मैं शादी इसलिए रोक रहा हूँ क्योंकि मुझे अब भी उसमें दिलचस्पी है। उसने तो मुझे ये तक कह दिया है कि अगर मैं चाहूँ तो वो तुमसे शादी के बाद तलाक लेकर फिर से मेरे पास लौट सकती है। अच्छा, और मैं तुम्हारी बातों पर क्यों विश्वास करूं? अजय, ये तुम्हारा मसला है, करो या मत करो, मगर मेरा कहा हर शब्द सच है, और ये वीडियो भी एक सच्चाई है। चाहे तो चेक कर लो। ना वो नशे में थी, ना ब्लैकमेलिंग का मामला था, बस कुछ मीठी बातों का नतीजा है ये वीडियो। मैं उसकी पहली मोहब्बत हूँ और वो अब तक मुझसे आगे नहीं बढ़ पाई।
फ़ोन कर चुका था और अनंत का सिर फटने लगा। हर बात उसके दिमाग में घूम रही थी, उसे तकलीफ दे रही थी। वो अपने और मुंजा के रिश्ते के बारे में सोचने लगा। मुंजा से पहली नज़र की मोहब्बत हुई थी उसे, और उस वक्त तो अनंत को बिल्कुल भी नहीं पता था कि मुंजा शादीशुदा है, और ना ही मुंजा ने उसे अपने बारे में कुछ बताया था। धीरे धीरे मुलाकातें बढ़ने लगीं और अनंत उसके प्यार में गिरफ्तार हो गया। और जब एक दिन अनंत ने उससे अपने प्यार का इजहार किया तो उस दिन मुंजा ने उसे बताया कि वो तलाकशुदा है और एक बेटे की माँ। ये सच्चाई सुनकर अनंत कुछ पल के लिए खामोश हो गया, लेकिन अब वो उसके प्यार में काफ़ी हद तक आगे निकल चुका था। मुंजा को छोड़ नहीं सकता था, और अब जबकि वो तलाक भी ले चुकी थी तो उसे अपनाने में उसे कोई दिक्कत नहीं थी। उसने उसके बेटे के साथ ही उसे अपनाने का फैसला कर लिया था, और ये फैसला मुंजा को सुना भी दिया था। मुंजा खुश हुई थी इस बात पर। उसमें बहुत सी कमियां थीं, गलतियां थीं, लेकिन उसे लगता था कि वो भी उसे उतना ही प्यार करती है जितना वो। उसने मुंजा को कॉल किया और अगले ही पल कॉल रिसीव भी हो गई। तुम आखिरी बार अजय से कब मिली थी मुंजा? उसने सीधे सवाल किया। अभी मुंजा कोई जवाब देती उसने अगला सवाल दाग दिया। और मिलने के दौरान क्या हुआ था? क्या मतलब क्या हुआ था? तुम मेरा मतलब अच्छे से समझ गई हो, मुझे जवाब चाहिए। उसका लहजा कड़क था। आवाज में गुस्सा भर गया। तुमने शादी कर ली ये जानने के बाद मैंने गुस्से में उसके जज्बातों को नहीं रोका अनंत। और तुम ये सवाल क्यों पूछ रहे हो? तुम खुद भी तो बीबी रखे बैठे हो। मैंने तुम्हारी वफा का ख्याल करते हुए अपनी बीबी जो पूरे हक से मेरे रिश्ते में है उसे छुआ तक नहीं, और तुम इस बदले के लिए अपने पुराने पति के साथ इस तरह के रिश्ते में चली गई, और वो भी पहली बार में ही। मैं कैसे मान लूँ? वो चीख उठा। मुझ पर मत चिल्लाओ, भाड़ में जाओ, अनंत ने भी गुस्से से कहा और फ़ोन दीवार पर दे मारा और बाहर निकल गया। रात 12 बजे के बाद जब वैष्णवी घर लौटी तो कमरे को खाली पाकर चैन से बिस्तर पर लेट गई। उसका इरादा था थोड़ी देर में उठकर कपड़े बदल लेगी, मेकअप साफ करेगी। उसने हाथों में पहने फूलों के कंगन भी नहीं उतारे थे। कमरा उसकी खुशबू से महक रहा था। रात के न जाने किस पहर अनंत घर लौटा था। उसके कदम लड़खड़ा रहे थे। कमरे में दाखिल होते ही उसकी सांसें भारी हो गईं। वो बिस्तर पर आ गिरा। पास में सोई वैष्णवी के जिस्म से आती भीनी महक और चमेली की खुशबू उसके होश छीन रही थी। वो खुद को रोकने की हर मुमकिन कोशिश करता रहा, जैसे उसकी मौजूदगी से बेखबर हो, मगर अगले ही पल वैष्णवी करवट बदलकर उसके और करीब आ गई और वो कमज़ोर पड़ गया। उसने आंखें खोली। नरम रोशनी में उसका चेहरा, ढलकी साड़ी के पल्लू से झांकता उसका नाजुक जिस्म। उसकी नज़रें टिक न सकीं। उसने बड़ी नरमी से उस नाजुक से वजूद को अपनी आगोश में खींच लिया। उसकी तेज सांसों की तपिश से वो कसमसाई थी, मगर अनंत की बढ़ती हुई नज़दीकियाँ उसे बहुत ज़्यादा देर नींद में न रहने दे सकीं। वो बुरी तरह चौंक कर आंखें खोल गई। समझ में न आने वाले अंदाज में उसे देखने लगी। क्या कर रहे हैं आप अनंत? वो उसके होंठ अपनी गर्दन से हटाती हुई बुरी तरह घबराई थी। अनंत ठहर कर लाल आंखों से उसे देखने लगा। क्या हुआ? क्या कर रहा हूँ पता नहीं। पति अपनी पत्नी के साथ क्या करता है ये तो पता होगा ना तुम्हें। लहजा नरम था मगर उसमें गर्मी थी। वो कोई आपत्ति है तो मैं चला जाता हूँ। उसकी खुमार भरी निगाहें वैष्णवी के जिस्म से हटने में उसे बहुत मुश्किल पैदा कर रही थीं। आप इस वक्त नशे में हैं? उसने धीमे से पूछा। कह सकती हो। अगर नशा उतरने के बाद आप मेरे अस्तित्व को झुठला दें और इन लम्हों की सच्चाई से इनकार कर दें तो? वो कांपते होठों से कह रही थी। नहीं करूँगा, क्योंकि इतना भी नशे में नहीं हूँ। अच्छे से पता है कि मैं क्या कर रहा हूँ। जवाब देते हुए उसने वैष्णवी को अपनी बाहों के घेरे में कैद कर लिया और उसके नरम होठों पर झुक गया। साड़ी का पल्लू हटाते हुए गोल्डन ब्लाउज में कैद उसकी धड़कनों को अपने हाथों से छूने लगा। बेकाबू होते उसके ब्लाउज की डोरियां खोल दी। शायद मुंजा की बेवफाई का गुस्सा उसके दिमाग पर सवार था। जब वो उसके साथ बेवफाई कर रही थी तो वो अपनी जायज पत्नी से दूर क्यों रहता, जबकि वैष्णवी की तो कोई गलती भी नहीं थी। वो बड़ी शिद्दत से उसकी नरम धड़कनों को पीने लगा, और जब अनंत ने उसकी धड़कनों की टिप पर लब बाइट किया तो वैष्णवी सिसक उठी थी। वो और भी मदहोश हुआ था और उसके पूरे वजूद पर छाता चला गया। वैष्णवी बिना किसी विरोध के अपना वजूद उसके हवाले कर चुकी थी। आपने ऐसा क्यों किया? सुबह के पहले सवाल पर अनंत ने नींद भरी आंखों से उसे देखा। गहरी सांस भरते हुए उसने एक नरम नज़र उस पर डाली थी। बीबी हो मेरी, मेरा हक है तुम पर, और बिना तुम्हारी मर्जी के नहीं किया था। तुमसे पूछा था, तुमने इजाज़त भी दी थी। वो खींचकर उसे अपने और करीब कर गया था और उसकी गर्दन में चेहरा छुपाकर उसकी खुशबू को महसूस करने लगा। बिस्तर पर उसके गजरे के फूल मुरझाए पड़े थे और गजरे के फूलों की खुशबू
कमरे में फैली हुई थी। वैष्णवी के वजूद से भी हल्की भीनी खुशबू अभी भी महसूस हो रही थी और वो दोबारा से बहकने लगा। उसे हैरत हो रही थी। जब वो वैष्णवी के करीब गया, एक बार भी उसके मन में मुंजा का ख्याल नहीं आया था और न अब उसे मुंजा की परवाह थी। शायद वो जायज रिश्ते का असर था, क्योंकि जायज और पवित्र रिश्ते में मोहब्बत खुद ब खुद घुलने लगती है और ये मोहब्बत अनंत के दिल में भी घुलने लगी थी और वैष्णवी के लिए पलने लगी थी। गर्दन से होता हुआ उसके नरम गालों को अपने होठों से छूने लगा था। एक हाथ उसकी धड़कन पर था। छोड़िए अनंत, क्या कर रहे हैं? फिर से वही सुकून चाहता हूँ जो रात को महसूस किया था। मुझे तो पता ही नहीं था तुम्हारी संगत में इतना सुकून है, वरना इतने दिन कभी भी बर्बाद न करता। उसकी शर्ट के बटन खोलता हुआ उसकी धड़कनों में अपना चेहरा छुपा गया। उसका अंग अंग मचलने लगा था वैष्णवी के नाजुक वजूद में समाने के लिए, और अगले ही पल वो खुद के और वैष्णवी के ऊपर चादर खींचते हुए फिर से उसके ऊपर हावी हुआ था, जबकि वैष्णवी की नाक को उसने किसी खातिर में नहीं लाया था। कुछ ही देर में वैष्णवी भी उसकी बेशरम शरारतों पर पिघलने लगी थी और कुछ ही देर बाद वो गहरी सांस लेते हुए उसके सीने पर सर रखे निढाल सी लेटी हुई थी। अनंत, आपने मेरे साथ रिश्ता तो बना लिया, लेकिन मुंजा, उसे भूल जाओ। गंभीरता से कहते हुए उसने एक चुप नज़र उसकी ओर डाली और उसके कान में सरगोशी करते हुए बोला, खूबसूरत हो तुम बहुत। थैंक्स। थैंक्स किस बात का? वो हैरानी से बोली। मुझे ठुकराए बिना मेरे कमज़ोर पलों में मुझे संभालने के लिए और मेरे दिल को इस कदर सुकून देने के लिए। जानती हो, कल रात से मैं किस कदर बेसुकून था, लेकिन तुम्हारी संगत में आकर दिल में एक ऐसा सुकून उतरा है कि अब इस सुकून से कोई फरार नहीं चाहता। हमेशा तुम्हारे साथ इसी सुकून के साथ ज़िंदगी गुजारना चाहता हूँ। वो उसकी आंखों में देखते हुए कह रहा था। आपने कहा था आप सब कुछ झुटला देंगे। उसने सिर झुकाकर कहा। हाँ, उस वक्त कहा था, लेकिन अब नहीं झुटला रहा। तो आप अब मुझे अपनी बीवी मानते हैं? मैं मानूं या ना मानूं यार, लेकिन तुम मेरी बीवी हो। आप मानते हैं या नहीं? उसका सवाल अपनी जगह था। तुम्हारी इज्जत कभी आहत नहीं होने दूंगा। तुम मेरी जिम्मेदारी हो और हक है तुम्हारा कि मैं तुम्हें अपनी बीवी मानूं। गंभीरता से कहते उसके गाल को खींचते हुए वो जाने लगा। दिल से मानते हैं या सिर्फ मेरा दिल रखने के लिए कह रहे हैं? वो डरी हुई थी कि कहीं उसके साथ अब रिश्ता बनाने के बाद वो दोबारा से मुंजा के करीब न चला जाए, और उसके डर को अनंत समझता था। एक गहरी सांस लेते हुए वो दोबारा उसके करीब बैठा था। उसके बिखरे बालों को संभालते हुए बोला, वैष्णवी, तुम मेरी बीवी हो, मानता हूँ। कल रात के बाद से सिर्फ नैतिक नहीं, दिल से मानता हूँ। कुछ देर बाद दादाजी से जाकर कह भी दूंगा कि रिसेप्शन का इंतजाम कर लें, और अब तुम्हें ऑफिस जाकर वो छोटी सी रिसेप्शनिस्ट की जॉब करने की भी कोई ज़रूरत नहीं। अब क्या मैं वॉशरूम जा सकता हूँ या नहीं? आखिर में उसे घूरकर वॉशरूम जाने की इजाज़त मांगता वो उसे हंसने पर मजबूर कर गया था। अनंत के बाथरूम जाते ही वो भी बेड से नीचे उतरने लगी ताकि अपने कपड़े निकाल कर रख सके, लेकिन खुद की हालत पर नज़र पड़ते ही शर्म से लाल हुई और दोबारा कंबल में घुस गई। उसका ये ऐलान सुनते ही घर में जैसे जश्न का माहौल बन गया। वहीं रिया और निशा ने उसे दोनों तरफ से घेर लिया। बताओ क्या हुआ अचानक? क्या भाई को तुमसे प्यार हो गया? कौन सा जादू चलाया? मैं तो रात को ही समझ गई थी। उस काली साड़ी में क्या आफत लग रही थी यार, और मुझे तो तभी यकीन हो गया था कि भाई तुमसे नजरें नहीं हटा पाएंगे। निशा उसे शरारत से आंख मारते हुए बोल रही थी और उसकी बात पर वैष्णवी शर्म से लाल टमाटर हुई जा रही थी। भाई मैंने कुछ नहीं किया, आपने भाई से ही जाकर पूछ लो। वो दामन छुड़ाती हुई पीछे हटी। लेकिन कोई तो वजह होगी, इतने धूमधाम से भाई रिसेप्शन की पार्टी रखवा रहे हैं। पहले तो उस मुंजा चुड़ैल के पीछे पड़े थे, ये रास्ता कैसे बदल लिया? मुझे सच में नहीं पता, मैं तो खुद जानना चाहती हूँ, वो धीरे से बोली, और उसकी यही जिज्ञासु मन उसे दोबारा अनंत के पास खींच लाया। और अनंत ने ए से लेकर जेड तक सारी कहानी उसके सामने रख दी। वैष्णवी, मैं अभी तुमसे प्यार नहीं करता, लेकिन मुझे तुमसे लगाव है, क्योंकि तुम मेरी बीवी बन चुकी हो, और अब हमारे बीच ऐसी कोई बात नहीं जो मुझे तुमसे प्यार करने से रोके। मुझे यकीन है वैष्णवी, बहुत जल्द मैं तुमसे मोहब्बत भी करने लगूंगा। मैं चाहता हूँ कि तुम भी खुले दिल से हमारे रिश्ते को स्वीकार कर लो। मैं तो पहले दिन से ही आपको अपना मान चुकी थी, वो धीमे से बोली तो अनंत राजपूत मुस्कुरा दिया। फिर तुम्हें तुम्हारा हस्बैंड कभी मायूस नहीं करेगा मैडम। सीने पर हाथ रखते हुए वहाँ से उठकर बाहर आ गया। मैं तुम्हें अपनी मोहब्बत से आज़ाद कर रहा हूँ। मैंने तुमसे बेवफाई करके अपनी बीवी से वफा निभाने का वादा कर लिया है। अपना ख्याल रखना और अजय के हाथों और खेल का हिस्सा मत बनना। वो अपने बेटे की खातिर तुम्हें नई जिंदगी की तरफ कभी नहीं बढ़ने देगा। तुम्हारी वीडियो उसके पास है,
कोई मदद चाहिए हो तो ऑफिस में किसी से भी कह सकती हो। अब हम दोस्ती और मोहब्बत के रिश्ते से निकल चुके हैं, लेकिन जब चाहो ऑफिस आ सकती हो। मैसेज भेजकर उसने नंबर डिलीट कर दिया और पलटकर अंदर की ओर देखा। दिल भारी था, मगर नई शुरुआत करनी थी जो बहुत खूबसूरत थी, ये वो जानता था। दोस्तों, आज की हमारी कहानी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करना। रोज़ एक नई और रोमांटिक कहानी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं दोस्तों अगली किसी नई और रोमांटिक कहानी के साथ।